अब हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन गॉल्सवर्दी की बायोग्राफी और इनके जितने इंपॉर्टेंट वर्क हैं, अचीवमेंट हैं, इन पर आधारित कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम की पॉइंट्स क्या है? बोला गया है कि जॉन गॉल्सवर्दी वाज बोर्न ऑन 14th अगस्त 1867 इन किंगस्टन अपॉन थेम्स, सर्रे, इंग्लैंड। यानी कि 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन अपॉन थेम्स, सर्रे, इंग्लैंड में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई? तो अगर हम मृत्यु की बात करें तो 31 जनवरी 1933 को इन लंदन, इंग्लैंड एट द एज ऑफ 65। 31 जनवरी 1933 को लंदन, इंग्लैंड में 65 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई जॉन गॉल्सवर्दी की। हिज फादर जॉन गॉल्सवर्दी वाज अ सॉलिसिटर लॉयर। इनके पिता जॉन गॉल्सवर्दी एक वकील थे, सॉलिसिटर थे। हिज मदर्स नेम वाज ब्लैंच वैली, यानी कि इनकी माता का नाम ब्लांस वैली था। अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? ही बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। ठीक है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून का मतलब ही एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि धनी परिवार में जन्म लेना। तो इनका जो जन्म हुआ था वो एक धनी परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एजुकेटेड एट हैरो स्कूल एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो हैरो स्कूल में हुई थी। बाद में इन्होंने लॉ की डिग्री जो है न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से ली, यानी कि हायर एजुकेशन इन्होंने ऑक्सफोर्ड से प्राप्त की। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या हुआ? ओके, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, स्टडीड लॉ एंड वाज कॉल्ड द वार एट लिंकन्स इन 1890। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और 1890 में लिंकन्स इन में, ठीक है, वो बार के लिए बुलाए गए, यानी कि वकील बनने के लिए बुलाए गए। अगला क्वेश्चन है, इन 1891 ही ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड फॉर 2 इयर्स। बोला गया है 1891 में उन्होंने 2 वर्षों के लिए विश्व की यात्रा की। फिर 9 नंबर पे है कि ही ट्रेवल्स इंक्लूडिंग, यानी कि उन्होंने किन किन देशों की यात्रा की, किन किन जगहों की यात्रा की। तो उनकी यात्रा में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के कुछ देश थे और दक्षिण सागर, यानी कि साउथ सी, ये सब शामिल रहे। इन इन जगहों पर उन्होंने 2 सालों तक भ्रमण किया। 10 नंबर का पॉइंट है, बोला गया है इन 1895 ही बिगेन एन अफेयर विद अडा नेमेसिस पियर्सन कूपर। बोला गया है कि 1895 में उन्होंने अडा नेमेसिस पियर्सन कूपर के साथ इनका एक अफेयर शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है, अडा वाज द वाइफ ऑफ हिज कजन मेजर आर्थर गॉल्सवर्दी। बोला गया है कि जो अडा नियमसिस पियर्सन कूपर थी, वो उनके चचेरे भाई मेजर आर्थर गॉल्सवर्दी की पत्नी थी। 12 नंबर का पॉइंट है, मैरिड अडा ऑन। अब इन्होंने अडा नियमसिस पियर्सन कूपर से 23 सितंबर 1905 को जो है शादी कर ली, आफ्टर हर डाइवोर्स। एक्चुअली हुआ क्या, जो मेजर आर्थर गॉल्सवर्दी थे उनसे इन्होंने एडा ने क्या करा, डाइवोर्स ले लिया और इसके बाद 23 सितंबर 1905 को मेजर सॉरी जॉन गॉल्सवर्दी से शादी कर ली। अगला, बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर। इन्होंने अपने लिटरेरी कैरियर की शुरुआत कब की थी? तो इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत जो है वो 1897 से शुरू की है, 1897। अगला, फर्स्ट वर्क इनका क्या था? फ्रॉम दी फोर विंड्स, जो कि इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था। ठीक है, ये इनका सबसे पहला वर्क था, ध्यान बनाए रखना, पहला वर्क खूब पूछ लिया जाता है, पहला और लास्ट। पब्लिश्ड अंडर द पेन नेम, और जो इनका फॉर फ्रॉम दी फोर विंड है, जो कि इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था, वो किस नाम से, कौन से उपनाम से ये पब्लिश हुआ था? तो जॉन सेंट जॉन के नाम से ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्ड इज फर्स्ट वर्क। और इनका जो फॉर फ्रॉम दी फोर विंड है, इन्होंने अपने पहले वर्क को क्या बोला, क्योंकि ये फेलियर रहा था, असफल रहा था, बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया, तो इस वजह से जॉन गॉल्सवर्दी ने इस वर्क को क्या बोल दिया? माई फर्स्ट सिन बोल दिया, मेरा पहला पाप। 17 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है अर्ली वर्क्स वर पब्लिश्ड अंडर द सेडोनिम जॉन सेंट जॉन। सेडोनिम का मतलब होता है उपनाम, ठीक है, निक नेम कह सकते हो। बोला गया है कि इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं थी, शुरुआत के जितने भी वर्क थे, वो जॉन सेंट जॉन सेडोनिम से, उपनाम से प्रकाशित होती थी। अगला 18 नंबर का, द फुल लेंथ नॉवेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
इनका पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फुल लेंथ नॉवेल। तो इनका जो फुल लेंथ नॉवेल था उसका नाम था जॉयसलिन और ये पब्लिश हुआ था 1899 में। अगला क्वेश्चन है जॉयसलिन वाज आल्सो पब्लिश्ड अंडर, और ये जॉयसलिन जो इनका वर्क था वो भी इनके जॉन सेंट जॉन के नाम से ही पब्लिश कराया गया था। तो अब आपको पता लग रहा होगा कि जॉन सेंट जॉन के नाम से इनके कौन कौन से वर्क आए थे। तो फ्रॉम द फोर विंड्स इनका आया था, अ मैन ऑफ डेवन इनका एक नॉवेल था वो 1901 में आया था, वो भी जॉन सेंट जॉन के नाम से आया। अ नाइट ये भी एक नॉवेल था 1901 में। 1901 में द साइलेंस एक फिक्शन था। 1901 में साल्वेशन ऑफ फोरसाइट ये नॉवेल था। तो ये चार पांच वर्क इनके जो थे शुरुआत के वो जॉन सेंट जॉन के नाम से ही आए थे। ठीक है, नॉवेल्स में भी जॉयसलिन, बिलारोबेन, ये सब इनके जॉन सेंट जॉन के नाम से हैं। फिर जो 1904 आई थी तब इन्होंने लिखा था 1904 में एक आइलैंड फारसीज करके, और वहां से इन्होंने अपने जो इनका पेन नेम था जॉन सेंट जॉन उसको टाटा बाय बाय बोल दिया। बोले अब हम इस निक नाम से उपनाम से कोई भी वर्क नहीं लिखेंगे, अब हम खुद के अपने रियल नाम से जो इनका वास्तविक नाम था, ठीक है, जॉन गॉल्सवर्दी, इसी नाम से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने अपने निक नाम को, सिडोनिम को कब टाटा बाय बाय बोला, तो 1904। और वर्क कौन सा था, दी आइलैंड फारसीज, जो इनके खुद के नाम से पब्लिश हुआ था। ठीक है ना, चलो बाकी कहानी आगे चलती ही रहेगी। अगला 1904 की अगर हम बात करें तो ही अबेंडेंड हिज पेन नेम, यही तो कहानी मैं बता रहा था पूरी राम कथा में कि 1904 में इन्होंने क्या करा, अपने पेन नेम को क्या बाय बाय बोल दिया, यानी कि अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। अगला began राइटिंग अंडर हिज रियल नेम जॉन गॉल्सवर्दी, और इसके बाद उन्होंने अपने वास्तविक नाम जॉन गॉल्सवर्दी से लिखना शुरू किया। फर्स्ट वर्क अंडर रियल नेम द आइलैंड फारसीज 1904। बोला गया है उनके वास्तविक नाम से इनका जो पहला वर्क था उसका नाम था द आइलैंड फारसी, जो कि 1904 में आया था। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, ही वाज 20th सेंचुरी इंग्लिश नॉवलिस्ट, प्लेराइट एंड पोइट, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोला गया है कि वे 20वीं सदी के 20th सेंचुरी के पोइट हैं। ठीक है, इंग्लिश उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं और कवि भी हैं। ठीक है, नॉवलिस्ट, प्लेराइट और पोइट। हालांकि इन्होंने पोइट्री बहुत कम लिखी है। अगला, अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1929। बोला गया है कि इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था। देखो दो पुरस्कार इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ऑर्डर ऑफ मेरिट ध्यान बनाए रखना, दूसरा नोबेल प्राइज याद बनाए रखना। ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको 1929 में मिला और नोबेल प्राइज इनको 1932 में मिला, और 33 में उसके अगले साल ही इनकी मृत्यु होगी क्योंकि इनका जो स्वास्थ्य था वो खराब रहने लगा था। ठीक है ना दोस्त। अगला, बॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर में, साहित्य में इनको नोबेल प्राइज 1932 में दिया गया था। रिसीव्ड ऑनरेरी डिग्री फ्रॉम मैनी यूनिवर्सिटीज, ये इतने विद्वान थे कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने इन्हें मानद उपाधियां दी थी। ठीक है, और वो कौन कौन सी थी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं दोस्त। देखो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतना इजी तरीके से और एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बहुत इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बताता हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो, तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, तकलीफ लेने के लिए हम बैठे हैं। सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी से इनको कब मानद उपाधि मिली थी, 1922 में। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने इनको कब मानद उपाधि दी, 1927 में। डबलिन यूनिवर्सिटी ने 1929 में। कैम्ब्रिज और शिफील्ड ने 1930 में। ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन ने 1931 में। तो आपको समझ आ गया होगा, ये जितने भी वन लाइनर थे वो उनके प्रारंभिक जीवन पर आधारित थे। अब मैं इनके लेटर यानी कि बाद वाले जीवन पर आधारित बाद वाले जीवन पर आधारित कुछ वन लाइनर एग्जाम के पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसको पॉइंट वन से ही डिस्कस करूंगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आगे मैंने क्या बोला है, एक मिनट, चलो। हाँ, हमने क्या बोला है यहाँ पर कि 1906 यानी कि 1906 में गाउसवर्दी ने अचीव किया रियल सक्सेस विद हिज फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स। देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि जो सिल्वर बॉक्स इनका था और इसी से इनको रियल सक्सेस मिलना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष ध्यान बनाए रखना कि 1906 में गाउसवर्दी को अपने पहला नाटक इनका था द सिल्वर बॉक्स, और इसी से इनको वास्तविक सफलता मिली थी। ठीक है, लोग जानने लगे बस यहीं से। कहते नहीं आपके सितारे कितने भी गर्दिश में हो, जब आप मेहनत करना शुरू करते तो वो चमकने ही लगते हैं। ठीक है, हीरा पहले कोयला ही होता है, लेकिन जब तराशना शुरू करते हो तो वो चमकना शुरू कर ही देता है। तो बस मेहनत करते रहिएगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती आपकी। दी मैन ऑफ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो
मैना प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस द फेमस पोर्ट साइड सागा टू द वर्ल्ड। बोला गया है कि उसी वर्ष, जिस साल इनका सिल्वर बॉक्स जो प्ले आया था, नाटक आया था, उसी साल 1906 में इनका पहला सफल उपन्यास आया था जिसका नाम था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, उसको पब्लिश कराया गया था। 1910 में इनका जस्टिस आया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, जो पूछा जाता है आपसे, इनकी थीम पूछ ली जाती है कि इनका जो नाटक प्ले जस्टिस था डील्स विद पॉवर्टी एंड क्लास इनजस्टिस। जस्टिस नाटक जो था, प्ले था, उसमें गरीबी और वर्ग अन्याय पर आधारित था, यानी कि क्लास इनजस्टिस, और वो आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। हम अपने इंडिया की अगर हम बात करें, आसपास की जगहों की बात करें, अपने आसपास के समाज और सोसाइटी की बात करें, आप वहां पर भी देख लीजिएगा कि अगर कोई गरीब होता है, पॉवर्टी उसके अंदर होती, यानी कि वो गरीबी में अगर जीवन जी रहा होता है, तो हमारी नजरों में वो नहीं रहता है। क्लास इनजस्टिस बहुत देखने को मिलता है पिछले कुछ सालों में आपको। जाति, जाति पात, ऊंच नीच, धर्म, इनको लेकर के जो उन्माद व्यक्ति के जीवन में या उसके दिमाग में भरा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं घातक है। तो उस जमाने में भी, ये आपसे नहीं है, उस जमाने में भी ये सब बहुत ज्यादा था। और जितने भी हमारे एलीट वर्ग के लोग थे, विद्वान व्यक्ति थे, वो इन पर आवाज उठाते रहे हैं, अपने इंपॉर्टेंट वर्क लिखते रहे हैं कभी। तो उस जमाने में जॉन गॉल्सवर्दी ने भी इस तरीके के नाटकों को लिखना शुरू किया और सरकार के खिलाफ आवाज उठाना भी शुरू की थी। ठीक है, जिसका नाम था जस्टिस, जिसमें बात की थी उन्होंने पॉवर्टी की और क्लास इनजस्टिस की बात की थी। अगला, अगर हम 1914 की बात करें, एट द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ही वाज टू ओल्ड टू फाइट। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर वे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए जॉन गॉल्सवर्दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। कहते नहीं, अगर जिसके मन में पैट्रोटिज्म होता है, देशभक्ति की भावना होती है ना, तो अगर किसी कारणवश वो काम नहीं भी कर पाता, मान लीजिए ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं भी कर पाए, लेकिन इनके अंदर देशभक्ति की भावना थी, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि जो सैनिक युद्ध में घायल होकर के आते थे, ये उनकी सेवा करना शुरू कर देते थे। ठीक है, उनकी सेवा करते थे। ये तो काम ये कर सकते थे, तो आप अपनी देशभक्ति किसी भी तरीके से दिखा सकते हो, जरूरी नहीं उसका एक रूप हो, विभिन्न रूप होते हैं, कई तरीके होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ही वर्कड इन अ होम फॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स। यही बात मैं बोल रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जो डिसेबल सैनिक हो जाते थे, विकलांग सैनिकों के घर पर कार्य करना शुरू कर दिया, उनकी सेवा करना शुरू कर दी। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि उन इन 1916 यानी कि 1906 में ही टूर्ड, उन्होंने टूर किया, भ्रमण किया स्लॉटर हाउसेस इन इंग्लैंड। अब ये स्लॉटर हाउस क्या होते हैं? एक ऐसी जगह होती है जहां पर जानवरों को अमानवीय तरीके से एकदम उनका कत्ल कर दिया जाता है, वध कर दिया जाता है, उनको हम स्लॉटर हाउस कहते हैं, हमारे यहाँ कसाई खाना या बूचड़ खाना बोलते हैं उनको। ठीक है, तो 8वें नंबर पे यही पॉइंट दे रखा है कि 1916 में उन्होंने इंग्लैंड के जो बूचड़ खाने थे, कसाई खाना थे, जहां पर जानवरों को बड़े अमानवीय तरीके से मार दिया जाता था, उनका दौरा किया। वहां पर जाना कि लोग इतना निर्दयी कैसे हो जाते हैं कि किसी की भी इतने अमानवीय तरीके से जान ले लेते हैं। तो 9 नंबर पे यही बात बोली गई है। बोला गया है ही रोट अ रिपोर्ट, उन्होंने फिर एक रिपोर्ट तैयार की, एक्सपोजिंग इनह्यूमन मेथड्स ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स। बोला गया उन्होंने पशुओं को मारने के अमानवीय तरीकों पर एक रिपोर्ट लिखी। ठीक है, 1916 में। और फिर जब व्यक्ति अच्छे काम करना शुरू कर देता है, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जब तक आप स्वार्थी बने रहोगे, अपने लिए काम करते रहोगे, तब तक ये दुनिया आपको नहीं जान पाएगी, आप फेम को प्राप्त कर ही नहीं सकते। लेकिन जिस दिन आप दूसरों की लड़ाई लड़ना शुरू कर दोगे, मतलब ये आप इंसाफ के लिए लड़ना शुरू कर दोगे, इस समाज के लिए लड़ना शुरू कर दोगे, आपको लोग सम्मान करने लगेंगे, आपको लोग जानना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 1917 में ये फेमस हो चुके थे, लोग इनको बुलाना शुरू कर दिए थे। तो 1917 में क्या हुआ कि ही रिफ्यूज्ड नाइटहुड ऑन प्रिंसिपल। नाइटहुड का जो प्रस्ताव था 1917 में, यानी कि 1917 में उन्होंने सिद्धांतों के आधार पर नाइटहुड उपाधि को क्या करा, इन्होंने अस्वीकार कर दिया। नाइटहुड का प्रस्ताव किसकी तरफ से आया था? उस समय के इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था डेविड लॉयड, जॉर्ज डेविड लॉयड करके नाम था। उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि मैं आपको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित करना चाहता हूं, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। ये कहकर के इनकार कर दिया कि एक कवि का जो सम्मान होता है वो उसकी राइटिंग होती है, उसके लेखन होती है, उसकी रचनाएं होती हैं, हमें और किसी सम्मान की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 11 में क्या हुआ कि द नाइटहुड वाज ऑफर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज।
ही बिलीव्ड, क्योंकि वो विश्वास करते थे दैट राइटिंग इटसेल्फ इज इट्स ओन रिवार्ड, क्योंकि उनका विश्वास था, उनका मानना था कि लेखन जो है, राइटिंग जो है, वो स्वयं में ही उनका क्या है, एक पुरस्कार है। ठीक है। हिज नेम वाज टू बी अनाउंस्ड फॉर नाइटहुड ऑन 1 जनवरी 1918, और उनका नाइटहुड के लिए जो 1 जनवरी 1918 को नाम घोषित किया गया, ऑफिशियली जो है अनाउंस किया गया था। 14 नंबर का पॉइंट है, इन 1921 ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन, और 1921 में इनको पेन के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन। ठीक है। कमेंट भी कर सकते हो। पेन स्टैंड्स फॉर, पेन का फुल नाम, फुल फॉर्म है पोइट्स, प्ले राइट्स, एसेस्ट एंड नॉवलिस्ट। ये इन लोगों का ग्रुप था एक्चुअली, कवियों का, नाटककारों का, उपन्यासकारों का, निबंधकारों का, इन सब लोगों का जो विद्वान लोग थे, इन लोगों का ये ग्रुप बना हुआ था, और उस संस्था का नाम था पेन। ठीक है। और उस पेन का अध्यक्ष इनको बनाया गया था 1921 में। अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। 1929 में ही वाज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट, और 1929 में इनको ओएम, तभी तो इनके नाम के आगे ओएम लगा होता है, यानी कि जिन राइटर्स को हम ऑर्डर ऑफ मेरिट देते हैं तो वो अपने नाम के आगे ओएम लगाने के लिए जो है वैलिड हो जाते हैं। तो 1929 में जॉन गॉल्सवर्दी को क्या दिया गया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था। 17 नंबर का पॉइंट है, इन 1932 1932 में ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अब आप तो अब इसी बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि जो नोबेल प्राइज होता है वो दुनिया का सबसे हमारे भैया पास में बैठे प्याज काट रहे हैं और रोते जा रहे हैं, हमको इशारा कर रहे हैं कि भैया देखो आंखों में आंसू कैसे निकल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर अपना खुद ही खाना बनाते हैं, सब काम सारा खुद ही करते हैं, और आपको मदद भी करते हैं वीडियोस बना करके। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर परिवार से इतनी दूर हैं, तो अब नौकरी करना है तो ये सब करना ही होता है। अगला हम कहाँ पे चल रहे थे कि बात कर रहे हैं हम 17 नंबर की, कि 1932 में ही रिसीव्ड, इनको मिला था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। इनको लिटरेचर में 1932 में नोबेल प्राइज दिया गया। और 18 नंबर का बात करते हैं तो ही वाज टू इल टू अटेंड द नोबेल प्राइज सेरेमनी। बोला गया है कि वे नोबेल पुरस्कार समारोह जो हुआ था उसमें शामिल होने के लिए बहुत बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से ये शामिल नहीं हो पाए वहां पर। ही डोनेटेड हिज नोबेल प्राइज मनी टू अ पेन ट्रस्ट, और उन्होंने जितनी भी इनको नोबेल प्राइज से जो धनराशि मिली थी, जो पैसा मिला था, वो उन्होंने किसको दान कर दिया, जो पेन नाम का ट्रस्ट बना हुआ था उसको इन्होंने क्या कर दिया, उसको डोनेट कर दिया था। पेन मतलब पोइट्स, प्ले राइट, इसिस्ट, नॉवलिस्ट का जो एक ग्रुप था, ठीक है, एक संस्था थी, उस संस्था में उन्होंने अपनी प्राइज मनी को दे दिया, डोनेट कर दिया। He spent the last 7 years of his life at Bury in West Sussex। फिर ये बोला गया है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 7 वर्ष वेस्ट ससेक्स के बरी में व्यतीत किए थे। ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ही डाइड ड्यू टू अ ब्रेन ट्यूमर, और इनकी मृत्यु किस कारण हुई थी, तो ब्रेन ट्यूमर से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ही डाइड एट, अब इनकी मृत्यु हुई कहाँ, उस जगह का क्या नाम था, तो उनकी मृत्यु ग्रोव लॉज हैम्पस्टेड लंदन में हो गई थी। ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, ही हिज एसिस, एसिस का मतलब होता है राख, मरने के बाद जब जला दिया जाता है तो जो राख बचती है उस राख को बर बर स्केटर्ड टू द विंड्स एज पर हिज लास्ट विश। बोला यह गया है कि उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार, ये उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को हवा में बिखेर दिया जाए। अब आपको बताना है कि भारत के ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी अंतिम इच्छा यही थी कि उनके मरने के बाद उनकी भी अस्थियों को हवा में बिखेर दिया जाए, यानी कि भारत के लहराते हुए खेतों में जहां किसान काम करते हैं, उस मिट्टी में उनकी राख को जो है हेलीकॉप्टर से ऊपर आसमान में ले जाया जाए और वहां से खेतों में, भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। ऐसी विश थी। भारत के एक प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम आपको कमेंट करना है। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन है, गाल्सवर्दी हैड अ यूनिक हैबिट, और गाल्सवर्दी के अंदर एक बहुत विशेष आदत थी, एक बहुत यूनिक हैबिट थी कि वे अपने उपन्यासों को नाटकों में बदल देते थे चुटकी बजाते, कन्वर्टिंग नॉवेल्स इनटू प्लेज। 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ही चेंज्ड नेम्स, अब कैसे करके, जैसे
था नॉवेल, उन्होंने प्लेस में कन्वर्ट कर दिया। क्या करते थे ये, उस नॉवेल का नाम बदल देते थे, उसके कुछ सीन बदल देते थे, नरेटिव कहने का तरीका बदल देते थे, डायलॉग बदल देते थे, ठीक है। तो इन सब चीजों को चेंज करके ये क्या करते थे, अपने नॉवेल को नाटक में बदल देते थे, प्लेज में बदल देते थे, ठीक है ना। बातें क्लियर हो रही हैं। वाइल अडॉप्टिंग वर्क्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर पे बोला गया है, और 26 नंबर पे क्या बोला गया है कि हिज नॉवेल, और कौन सा नॉवेल है, द आइलैंड फार्सीज 1904 वाज लेटर टर्न्ड इनटू द प्ले द पिजियन 1912। अब जो दी पिजियन है भी 1912 में आया था, आइलैंड फार्सीज कब आया था, 1904 में आया था। अब इन्होंने क्या किया कि जो आइलैंड फार्सीज 1904 में आया था, इसके कुछ नाम बदल दिया, दृश्य बदल दिए, और इनका डायलॉग बदल दिया, और बदल करके इन्होंने एक नाटक लिख दिया और उसका नाम रख दिया दी पीजियन, जो कि 1912 में पब्लिश करा दिया। तो ये इनके अंदर क्या था, बड़ा यूनिक हैबिट थी, जो अपने नॉवेल्स को प्लेज में कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथी।